वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 15 नीलकंठ के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। यह पाठ जो है यह एक रेखा चित्र है। तो बेटा पहले मैं आपको बताऊंगी कि रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करने वाली रचना होती है। इसमें संवेदना व भावात्मकता होती है। इसकी जो लेखिका हैं इस पाठ की श्रीमती महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें लेखिका ने पक्षियों के प्रति अपने प्रेम का बहुत ही सुंदर ढंग से सजीव वर्णन किया है। नीलकंठ के मीठे कड़वे अनुभवों का, नीलकंठ देखिए ये चित्र दे रखा है। ये जो है मोर का नाम था, उनके मोर का नाम था नीलकंठ, क्योंकि इसका कंठ जो था वो नीला है तो इसलिए इसका नाम उन्होंने रखा था नीलकंठ। तो नीलकंठ के मीठे कड़वे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है इस पाठ में उन्होंने। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। एक दिन एक मेहमान को स्टेशन पर लेखिका लेने के लिए पहुंची तो वहां पहुंचकर पक्षियों की दुकान पर वह पहुंच गई। वहां उन्होंने एक मोर मोरनी का जोड़ा देखा। दोनों अभी बहुत ही छोटे बच्चे थे। वे अभी दोनों तीतर के बच्चों के समान लग रहे थे। तीतर जो होता है ना, ये भी एक बर्ड होता है, तो पक्षी पक्षी होता है, और उसके बच्चों के समान ये छोटे छोटे जो थे बिल्कुल उसके जैसे ही लग रहे थे। उन्होंने बड़े मियाँ से दोनों पक्षी 30 रुपए में खरीदे। अब बड़े मियाँ कौन थे? जो कि पशु पक्षियों का व्यापार करते थे। ठीक है, उनकी दुकान थी, वो पशु पक्षियों को बेचते थे, पक्षियों को। उन्होंने बड़े मियाँ से दोनों पक्षी 30 रुपए में खरीदे और 5 रुपए इनाम के दे दिए। जब वे पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर को ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका जो थी चिढ़ गई और पक्षियों को अपने पढ़ने के कमरे में वे ले गई। लेखिका ने उनका धीरे धीरे बदन अपनी आंखों से उनका बढ़ना जो था, लेखिका ने जो उनका बढ़ना था ना, वो उसको धीरे धीरे अपनी आंखों से उन्होंने देखा। मोर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी। अब जब जैसे जैसे वो दोनों के बच्चे जो थे बड़े होने लगे तो मोर की कलगी जो थी वो बड़ी और चमकीली हो गई। जो उसके सिर के ऊपर लगी होती ना उस कलगी, तो वो बड़ी और चमकीली हो गई। आंखों में नीली आभा चमकने लगी। गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी और पंखों में एक चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमय नहीं था। अब जो मोर था वो बहुत सुंदर निकला। उसकी गर्दन जो थी वो नीले हरे रंग की थी और लंबी थी, और उसके पंखों में भी बहुत चमक आ गई थी, रंग बिरंगे चमकीले हो गए थे। और मोरनी का जो विकास था वो मोर की तरह इतना सौंदर्य में नहीं था। सौंदर्य मतलब वो उसके जैसा वो सुंदर नहीं थी वो, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। सहचारिणी कौन होती? जो हमेशा साथ साथ रहती थी वो। मोर का नाम नीली गर्दन के कारण नीलकंठ रखा गया। मोरनी मोर की छाया थी इसलिए उसका नाम रखा गया कुब्जा। अब ये एक क्वेश्चन है बेटा पीछे आपका, जिसमें आपको पूछा गया है कि उनका दोनों का नाम कैसे रखा गया था। तो ये मोर जो था वो नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया, और मोरनी की छाया, मोरनी जो थी वो उसकी सहचारिणी थी, वो हमेशा मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। सभी पक्षी मोर की देखरेख में काम करते थे। चिड़ियाघर के जो महादेवी वर्मा का जो चिड़ियाघर था ना, जहाँ पे अलग अलग पशु पक्षी रहते थे, उन्होंने पाले हुए थे, तो वहाँ पे सभी पक्षी जो थे वो मोर की देखरेख में ही काम करते थे। जब कोई भी पक्षी मोर की बात नहीं मानता था तो मोर उसे चोंच के प्रहार से दंड दिया करता था। मोर सब पक्षियों से प्रेम भी बहुत करता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। खरगोश का बच्चा धीमी आवाज में चिल्लाया, और जैसे ही सांप ने उसके बच्चे को पकड़ा वो धीरे धीरे चिल्लाने लगा। नीलकंठ के कानों में उसकी आवाज़ पड़ गई तो वह भाग कर आया और सांप के फन को पंजे में उसने दबोच लिया और चोंच से चोट कर करके उसने उसके शरीर को घायल कर दिया। खरगोश का बच्चा उसके मुख से निकल गया और नीलकंठ ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राधा ने उसकी कोई भी सहायता नहीं। अब इस लड़ाई में राधा ने उसकी वैसे तो कोई सहायता नहीं की, लेकिन उसने अपनी कैका ध्वनि से पूरे घर में इस असामान्य घटना की सूचना दे दी। अब वो
जो राधा थी ना, उसने लड़ाई में तो उनका कोई साथ नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी केका मतलब अपनी आवाज़ से उसने क्या किया, पूरे जितने भी चिड़ियाघर के पशु पक्षी थे उनको सबको इस असामान्य घटना की सूचना दे दी। बादलों को देख नीलकंठ पंखों को मंडलाकर एक सहज लय ताल में नृत्य करने लगता। और जैसे ही नीलकंठ जो था वो बादलों को देखता था, और वैसे ही वो क्या करता था, अपने पंखों को मंडलाकर, अपने पंखों को ऐसे मतलब ऐसे पूरा फैलाकर वो क्या करता था, नृत्य करने लगता था। राधा उसी की तरह नाच नहीं कर सकती थी, परंतु उसके चारों ओर घूम घूम कर वह क्या करती थी, उसका साथ अवश्य देती थी। लेखिका को उसका नृत्य बहुत ही अच्छा लगता था। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। ये कौन सी वर्षा ऋतु अच्छी लगती थी उन दोनों को? वर्षा ऋतु। उन्हें बादलों की आहट सुनाई देने लगती थी। उस समय वे खूब शोर करने लगते थे। जैसे ही उनको बादलों की आवाज़ आती थी और उनकी उसकी आवाज़ से वे बहुत अधिक शोर करने लगते थे, जैसे वे बूंदों को बुलाने के लिए सीढ़ी बना रहे हों। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती, नीलकंठ की नृत्य में उसकी उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता। तन्मयता का मतलब कि उसका जो लगन थी उसके अंदर वो लीन हो जाता था, और उसका जो नृत्य था वो उसका गति जो थी वो और अधिक बढ़ने लगती थी। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को एक घायल मोरनी 7 रुपये में मिली, और एक बार लेखिका फिर वहीं से गुजर रही थी जहाँ से ये जो भी बड़े मियाँ जहाँ पे वो पक्षी बेचते थे, तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि एक घायल मोरनी जो थी उसको 7 रुपये में वहाँ पे दिखी, तो उसने वो ख़रीद ली। उसका इलाज किया उसने, और 1 महीने के बाद वह अच्छी हो गई। उसके दोनों पैर जो थे वो ख़राब हो गए थे। किसके? वो जो घायल मोरनी थी, जिसके कारण वह डगमगा कर चलती थी। उसका नाम क्या रखा लेखिका ने? कुब्जा। उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप ही था, क्योंकि वो जैसा उसका नाम था कुब्जा, वैसे ही उसका स्वभाव भी था। कुब्जा से नीलकंठ और राधा का साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं उसको लगता था। जब भी नीलकंठ राधा के साथ होता तो कुब्जा जो थी वो चोंच से राधा पर प्रहार करने लगती थी। लेकिन नीलकंठ को कुब्जा का साथ अच्छा नहीं लगता था। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच से प्रहार कर करके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इस सब से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वह कुब्जा से बचने के लिए कई दिन तक पेड़ की शाखाओं में छिपकर बैठा रहा। क्योंकि उसके मन को बहुत ठेस लगी, तो इसलिए वो जाके पेड़ की शाखाओं में, ब्रांचेस के अंदर बहुत दिन तक बैठा रहा। लेखिका बड़े प्यार से पुचकार कर उसको उतारती थी। लेखिका पक्षियों के इस द्वेष भाव से बिल्कुल अनजान थी। अब लेखिका को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो आपस में इन लोगों का क्या चल रहा है, तीनों का, मतलब कुब्जा का, नीलकंठ का और उसका, राधा का। एक दिन नीलकंठ जो था वो अंत में मतलब इस परेशानी के कारण ही मर गया। लेखिका को उसकी मृत्यु का कारण समझ नहीं आ रहा था। उसे गंगा तट पर ले गई और जहाँ उसे प्रवाहित कर दिया। लेखिका ने उसको गंगा तट पर ले जाकर प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के ना रहने पर राधा कई दिन तक एक कोने में बैठी रही, जैसे वह नीलकंठ का इंतजार कर रही है। लेकिन कुब्जा नीलकंठ को पेड़ों की शाखाओं पर ढूंढती रहती थी। और एक दिन क्या हुआ कि अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। और एक दिन क्या हुआ कि राधा वो जो थी कुब्जा जो थी ना, वो एक अल्सेशियन कुतिया कजली, जिसका नाम था कुजली, और ये भी उसके चिड़ियाघर में थी, अल्सेशियन कुतिया जिसका नाम कजली था। तो वो कजली के सामने पड़ गई और कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार किया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप ही कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज जो था करवाया गया, लेकिन वह नहीं बच पाई। उन तीनों पक्षियों ने लेखिका को पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का ज्ञान करवा दिया। अब ये जो तीनों पक्षी थे, राधा और कुब्जा और एक वो नीलकंठ, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, लेखिका को पक्षी प्रवृत्ति, मतलब कि उनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति मतलब कि उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी विभिन्नता का उसको ज्ञान करवा दिया। तो आइए बेटा अब इसके हम प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न आपका क्या है? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? इसका उत्तर देखिए, नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया।
और मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इसी कारण उसका नाम राधा रखा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार से स्वागत किया गया? इसका बेटा आपको आंसर जो है ना वो बुक में भी जब आप चैप्टर को रीड करोगे ना तो वहाँ भी आपको इसका आंसर मिलेगा एक पैराग्राफ में। इसको फिर भी हम पढ़ लेते हैं। दोनों नवागंतुकों मतलब घर में आने वाला नया मेहमान, तो दोनों नवागंतुकों ने पहले से ही उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार का कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता होती है। लक्का कबूतर जो उसके चिड़ियाघर में रहते थे ना और पशु पक्षी, तो लक्का कबूतर क्या करने लगा, नाचना छोड़कर उसके चारों तरफ घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश जो थे सभ्य सभापदों के समान क्रम में बैठकर उसका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे और तोते जो थे वो एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। ये सारे पशु पक्षी जो थे वो उन्होंने इस प्रकार से उनका स्वागत किया, जैसे कि घर में एक नई दुल्हन आती है ना तो उसका स्वागत किया जाता है, घर के सदस्य उसका स्वागत करते हैं। तो उसी प्रकार से जब उनका नीलकंठ और राधा जो थे वो जब वो छोटे थे उन्होंने प्रवेश किया ना उसका जाली घर में मतलब चिड़ियाघर में, तो उन्होंने इस प्रकार से स्वागत किया बाकी पशु पक्षियों ने। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? इसका उत्तर है नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं जो थी वो अत्यधिक भाती थी। कौन कौन सी चेष्टाएं? देखिए, नंबर 1 है मेघों के गर्जन की ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना। इसको आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि बादलों का गर्जना सुनकर जो नीलकंठ जो था वो अपने पंखों को मंडलाकर फैलाकर एकदम नृत्य करने लगता था। ये उसको बहुत भाता था। लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं जो थी हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थी। मतलब लेखिका के हाथ में से वो धीरे धीरे क्या करता था, हौले हौले मतलब धीरे धीरे वो चने उठाकर खाता था। तो ये सब चेष्टाएं जो थी, ये सारी उसकी जो मुद्राएं थी वो सारी उसको बहुत अच्छी लगती थी लेखिका को। उसके बाद देखिए, इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? अब इसका उत्तर देखिए क्या है। ये पंक्ति जो है ये बुक में तब दी गई है कि जब नीलकंठ और राधा जो थे वो अपने बहुत ही आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक दूसरे के साथ घूमते थे और बहुत खुश रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि उनके आनंद उत्सव मतलब कि उनका ये जो उत्सव चल रहा था आनंद का, खुशी का, तो उसके अंदर बेमेल स्वर में कैसे बज उठा, मतलब कि उसमें कुब्जा का प्रवेश हुआ और उससे उनका जो वो समय जो था आनंद उत्सव जो था वो किसमें बेमेल स्वर में बदल गया। कैसे हुआ? इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन महादेवी वर्मा नखास कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पाँव जो था वो घायल था। जब वो एक बार नखास कोने से निकल रही थी ना, जहाँ पे वो पक्षी बेचे जाते थे, तो वहाँ से बड़े मियाँ ने उनको बताया कि उनके पास एक घायल पक्षी पड़ा है। लेकिन लेखिका जो थी उसे 7 रुपये में खरीदकर अपने घर ले आई और उसकी खूब देख रेख की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई और उसका नाम रखा गया, उसके स्वभाव के अनुसार कुब्जा रखा गया था। वह स्वभाव से सभी से मेल मिलाप नहीं रखती थी। ईर्ष्यालु प्रकृति की होने के कारण वह नीलकंठ और राधा के साथ साथ देखकर कभी भी उसको अच्छा नहीं लगता था। जब भी उन्हें वह साथ देखती तो राधा को नोच डालती थी और वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडों को भी तोड़ दिया था। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, तो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बन गई वो।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए चिड़ियाघर में रहना असहनीय क्यों हो जाता था। मतलब कि जब वो बसंत ऋतु आती है तो आपको पता है ना, बसंत ऋतु में सब चारों तरफ हरियाली होती है और एक बहुत ही सुहावना मौसम होता है। तो उस ऋतु में नीलकंठ के लिए चिड़ियाघर में रहना जो था, वो जाली घर में सॉरी रहना क्यों असहनीय, मतलब उसको सहन क्यों नहीं होता था कि उसको बंद कर रखा है चिड़ियाघर में, तो उसको असहनीय हो जाता था। नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित, सुगंधित व खिले पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। इसलिए जब वसंत के आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और अशोक का पेड़ लाल पत्तों से ढक जाता, तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना जो था असहनीय हो जाता था। मतलब असहनीय मतलब सहन करने योग्य नहीं रह जाता था, और तब उसे जाली घर से बाहर छोड़ देना पड़ता था। तो ये बेटा इसके सारे 5 क्वेश्चन ये थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जाली घर में रहने वाले सभी पशु पक्षी एक दूसरे के मित्र बन गए थे, ठीक है, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसका उत्तर क्या है कि बाकी जो इसका उत्तर देखिए, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु जो थे वो एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव उनके जैसा नहीं था। वह स्वभाव से ही बहुत ही ईर्ष्यालु, मतलब जेलस टाइप की थी, होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती रहती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर पशु पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी। यहाँ तक उसने इसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। उसके इसी व्यवहार के कारण वह किसी की भी मित्र नहीं बन पाई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। एक बार क्या हुआ, एक बार एक सांप पशुओं के जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु इधर उधर भागकर छिप गए, परंतु एक शिशु खरगोश जो था वो सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलने के लिए उसका आधा पिछला शरीर जो था अपने मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश जो था वो धीरे धीरे क्या करने लगा, चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने जब यह क्रंदन का मतलब होता है कि रोने की आवाज़ सुनी, तो वह झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। ठीक है, वो झूले से नीचे उतर के आ गया। उसने सतर्क होकर सांप के फन को पंजों से दबाया और अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा सा हो गया, और फन की पकड़ जो थी उसकी, जो उसने अपने फन में उसको दबा रखा था ना, उसको खरगोश को, उसकी पकड़ जो थी वो ढीली होगी और खरगोश का बच्चा जो था वो उसके मुंह से बाहर निकल कर आ गया। इस प्रकार से नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं जो हैं वो हमारे सामने उभर कर आती हैं। कौन कौन सी आती हैं विशेषताएं उसकी, कि नीलकंठ जो था सहजता और सतर्कता, यह सहजता और सतर्कता मतलब कि वो कितना अलर्ट रहता था। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए खरगोश की करुण आवाज़ सुनकर उसने क्या किया था, एकदम से वो उसको शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ भारी संकट है, और वह झट से वहाँ उसकी मदद के लिए पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है साहसी, कि वो साहसी भी था। नीलकंठ साहसी प्राणी है। अकेले ही उसने सांप के खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड कर दिए उसने। ठीक है, यह उसकी वीरता का परिचय देता है। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका बेटा इसका, कि वो दक्ष रक्षक था। खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर नीलकंठ ने यह सिद्ध कर दिया कि वह दक्ष रक्षक है। उसके रहते हुए किसी प्राणी को कोई भी भय नहीं था।
दयालु प्रकृति का था। दयालु प्रकृति का होने के कारण ही वह खरगोश के बच्चे को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर उसे अपनी गरमाइश, उष्णता मतलब गरमाइश देता है। तो बेटा ये जो इसकी जो विशेषता है ना, ये आपको इतनी डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके आप खाली पॉइंट्स लिख सकते हैं कि उसका स्वभाव जो था वो कैसा था। उसका स्वभाव जो था वो सतर्क रहने वाला था, वो बहुत ही अधिक सतर्क रहता था। और क्या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि कुशल संरक्षक था वो। कुशल संरक्षक मतलब खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है, किसी की भी रक्षा कर सकता है वो। उसके रहते हुए किसी भी प्राणी को कोई भी भय नहीं था। ठीक है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वो हमेशा सतर्क रहता था। झूले पर सोते हुए भी उसने क्या किया कि वो झट से, उसने जैसे ही उसकी खरगोश के रोने की आवाज़ सुनी, उसकी चींची करने की आवाज़ सुनी, तो वह झट से झूले से नीचे उतर के आ गया और उसको वो इस चीज़ का आभास हो गया कि वहाँ पे कुछ ना कुछ किसी को संकट आ गया है किसी के सामने। वीरता का इस तरह से आप डिटेल लिख सकते हो कि नीलकंठ वीर प्राणी है, अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड कर दिए। यह उसकी वीरता का परिचय देता है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, अब आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेंगे और मुझे सेंड कर देंगे। इसके मैं आपको शब्दार्थ भी मैं आपको अभी सेंड कर दूँ।